चलिए जी, क्या हाल है दोस्तों। सो बेसिकली प्रीवियस रिकॉर्डिंग के अंदर, प्रीवियस वन शॉट्स के अंदर आप लोगों को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हेल्प हुई रहेगी, राइट। हमारे फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चीज़ें डिस्कस की। हमारे सेकंड वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑफर एंड एक्सेप्टेंस से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस की है। हमारे थर्ड वीडियो के अंदर बेसिकली हम लोगों ने कंसिडरेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस की है। आज का जो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, दिस इज ऑल अबाउट वॉइड एग्रीमेंट्स, राइट। हमेशा से बच्चों को एक कंफ्यूजन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे डाउट्स आपके बेसिकली इस लेक्चर के अंदर क्लियर आउट हो जाएंगे। सबसे पहले बेसिक लेवल की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, जब कभी आपके एग्रीमेंट के अंदर बराबर है सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट्स फुलफिल हो जाते हैं, तो उस एग्रीमेंट को सेक्शन नंबर 2H के हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं, बराबर है। यानी ये चीज हम लोगों ने देखा है कि सेक्शन नंबर 2H के हिसाब से अगर आपकी जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के अंदर सारे के सारे एनफोर्सिबिलिटी वाले कंडीशंस अगर अवेलेबल है तो उस चीज को हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मान के चलते हैं उन सारे के सारे एसेंशियल एलिमेंट में से अगर कोई एक आधा एलिमेंट मिसिंग रह जाता है, कोई एक आधा एलिमेंट अगर फुलफिल नहीं होता है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपके एग्रीमेंट की क्या स्टेटस होती है, उस सिनेरियो के अंदर आपके एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट करके घोषित कर दिया जाता है। ये चीज अपने को समझना चाहिए। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड एग्रीमेंट यानी वो एग्रीमेंट होता है जिसको कभी लॉ का सपोर्ट मिला ही नहीं है, राइट। अच्छा सर, मतलब वॉइड एग्रीमेंट का तो मतलब अपन समझ गए, यानी कोई ना कोई तो एसेंशियल एलिमेंट मिसिंग है जिसके कारण लॉ का सपोर्ट ही नहीं मिला है, और जब तक लॉ का सपोर्ट नहीं मिला है अपन कभी कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकते। ये चीज बहुत ही क्लियर है, ठीक है। नंबर 2, अब सवाल पैदा होता है कि सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। यार समझना, अगर मैं इसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, इसका मतलब एक आधा पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा था जब लॉ ने इसको रिकॉग्नाइज किया था, जब लॉ ने इसको सपोर्ट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट ऑफ आने के बाद लॉ अचानक से इसको सपोर्ट देना बंद कर दिया। सो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जब लॉ ने इनको सपोर्ट किया था, जिसके कारण आपका जो एग्रीमेंट था उसने कॉन्ट्रैक्ट का रूप लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेने के बाद एक आधे पॉइंट के बाद लॉ ने अचानक से इसको सपोर्ट देना बंद कर दिया, तो इस चीज को हम लोग वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जानते हैं। सो इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? जी हाँ। वॉइड एग्रीमेंट की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, इसको लॉ का शुरुआत से ही सपोर्ट नहीं था। एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, इनिशियली देयर वाज सपोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद लॉ ने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया। दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। सर मतलब वॉइड एग्रीमेंट इज क्लियर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज क्लियर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइडेबल देन? बराबर है, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहां पे क्या होता है? यार देखना, हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस की है कि काफी सारी चीजें होनी चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, आपके एग्रीमेंट के अंदर, टू मेक इट एज अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर आर सो मेनी डिफरेंट एसेंशियल एलिमेंट, लेकिन अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर फ्री कंसेंट वाला पार्ट मिसिंग है, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है? दे आर टॉकिंग अबाउट अप्रूवल, बराबर है। अगर आपने कंसेंट जबरदस्ती करके लिया है, यानी कोवर्जन करके लिया है, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके लिया है, यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस का एक्सरसाइज करके लिया है, चीटिंग करके लिया है मतलब फ्रॉड करके लिया है, या मिस्टेक या मिसरिप्रेजेंटेशन के जरिए अगर आपने कंसेंट हासिल लिया है, तो इन पांचों के पांचों सिनेरियो के अंदर आपका जो कंसेंट होता है वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है, राइट। तो जिस भी व्यक्ति से जबरदस्ती करके कंसेंट हासिल लिया गया है, जिस भी व्यक्ति से अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके कंसेंट हासिल लिया गया है, जिस भी व्यक्ति से फ्रॉड करके कंसेंट हासिल लिया गया है, जिस भी व्यक्ति से हम लोगों ने मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक करके कंसेंट हासिल किया है, तो उन सिनेरियो के अंदर वो जो अग्रीड पार्टी है, सफरर पार्टी है, वो चाहे तो क्या कर सकता है? आपके कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकता है। इसके लिए इस चीज को वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, यानी ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वॉइड बनने की पूरी क्षमता है। सर इसको वॉइड कौन बना सकता है? अग्रीड पार्टी बना सकते हैं। अग्रीड पार्टी का मतलब सफरर पार्टी होता है। आई होप दिस मेक्स वेरी मच थिंग्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और एक चीज होती है बच्चों के अंदर जो समझ में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि सर इलीगल एंड वॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है। यार वॉइड एग्रीमेंट देखो, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 11 के अंदर देखा है, टू एंटर इनटू एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है, यू शुड बी मेजर, यू शुड बी साउंड माइंड एंड यू शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड। सो अगर कोई माइनर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके जो एग्रीमेंट का स्टेटस है वो यहाँ पे क्या बनेगा? वो वॉइड हो जाएगा, बराबर है। बट अगर आप कोई क्राइम करने की कोशिश करते हो, राइट, आपका पर्पस और आपका कंसिडरेशन दैट इज समथिंग इन रिटर्न, अगर वो इलीगल नेचर का है, तो उस सिनेरियो के अंदर आपका जो एग्रीमेंट बनेगा वो इलीगल नेचर का बनेगा। दैट मींस इट इज पनिशेबल बाय लॉ। अगर कोई बच्चा कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है, तो उस एग्रीमेंट को लॉ का सपोर्ट नहीं मिलता है, बट वो पनिशेबल भी नहीं होता है। बट इलीगल एग्रीमेंट की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, इट इज एग्रीमेंट विच इज पनिशेबल बाय लॉ। ये चीज अपने को ध्यान में रखना है। सो वॉइड
agreement is clear, void contract is clear, void able contract is also clear, and at the same time अपने को illegal agreement के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज आ चुकी है, बराबर है। अब थोड़ा सा अनएनफोर्सिएबल के बारे में मैं आपके साथ बात करता हूं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि अगर आपके एग्रीमेंट के अंदर, आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज होने के कारण अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अनएनफोर्सिएबल बन जाता है, तो डेफिनेटली आप जब उन टेक्निकल डिफिकल्टीज को दूर करते हो तो वो दोबारा से एनफोर्सिएबल बन सकता है। ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। अभी हम लोग जो ये छोटे से लेक्चर के अंदर चीजें डिस्कस करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस एग्रीमेंट जिसको स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने वॉइड करके घोषित किया है, बराबर है। अभी तक सारी चीजें कैसे फ्लो हो रही थी, आप पहले एग्रीमेंट तक लेके आ रहे थे, एग्रीमेंट लेके आने के बाद आप एक एक एसेंशियल एलिमेंट को टिक कर रहे थे, एंड देन यू वर डिसाइडिंग कि बॉस ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अभी जिस एग्रीमेंट के साथ मैं आपके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं ना, वो एग्रीमेंट को बाय डिफॉल्ट लॉ ने एक्सप्रेसली वॉइड करके घोषित किया है। ये चीज अपने को समझ के चलना है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक एक करके इस चीज को हम लोग समझते हैं। चलो, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अपन ने ऑलरेडी समझ लिया है, वॉइड अग्रीमेंट को हम लोगों ने ऑलरेडी समझ के लिया है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग थोड़े से एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स के बारे में वन बाय वन करके चीजें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अगर आप एज अ माइनर होने के नाते, एज अ अनसाउंड माइंड होने के नाते कोई भी एग्रीमेंट करते हो, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि यू विल बी गेटिंग द सपोर्ट ऑफ लॉ, बराबर है। अच्छा सर, माइनर मतलब कौन होता है? वो व्यक्ति जो 18 साल के नीचे है। साउंड माइंड का मतलब क्या होता है? साउंड माइंड का मतलब आपको दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करनी है। क्राइटेरिया नंबर 1, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्राइटेरिया नंबर 2 कि यू आर इन द पोजिशन टू टेक द रैशनल जजमेंट। If you are able to understand the terms and condition of the contract and you are able to form the rational judgment, तब जाके बोला जाता है कि आप साउंड माइंड के हो। बट अगर आप माइनर इंसान हो और अनसाउंड माइंड हो और आप कोई एग्रीमेंट करने की कोशिश करते हो, तो ये सेक्शन के हिसाब से आपके एग्रीमेंट को यहाँ पे वॉइड एग्रीमेंट करके घोषित किया जाएगा। आपको लॉ का कभी भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये चीज अपने को समझ के चलना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका जो कंसिडरेशन है या ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। अब यहाँ पे अलग अलग चीजें डिपेंड करती है। अनलॉफुल है मतलब इलीगैलिटी वाली चीज यहाँ पे बीच में आ जाती है कुछ हद तक, राइट। कुछ ऐसी चीजें होती है जैसे कि फॉर एग्जांपल ड्रग्स को लेना, ड्रग्स का स्मगलिंग करना, गोल्ड का स्मगलिंग करना, किसी को मर्डर करने के लिए पैसे देना, किसी का रेप करने के लिए पैसे देना, ये सारी की सारी चीजें अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, दीज ऑल ऑफेंसेस आर पनिशेबल, राइट। सो इस तरीके की अगर कोई एग्रीमेंट करने की कोशिश करता है तो अगेन इस तरीके की एग्रीमेंट को लॉ कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता। ये चीज अपने को बहुत क्लियर तरीके से पता हो जाना चाहिए, राइट। नंबर 3, अगर मैं आपके साथ बात करता हूं बिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। दो तरीके की मिस्टेक्स होती है, एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर भी दो सब कैटेगरीज है, एक होता है यूनिलैटरल, एक होता है बायलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब एक बंदा है, बायलैटरल का मतलब है दोनों बंदे से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, बराबर है। तो जब बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस सिनेरियो के अंदर भी आपके उस एग्रीमेंट को कभी लॉ का सपोर्ट नहीं मिल सकता है, क्योंकि व्हेन बोथ द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स, हम लोगों ने देखा था ना दोस्तों, कंसेंसस एट आइटम होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, सेम थिंग, सेम सेंस, सेम टाइम में होना चाहिए। बट अगर ये चीजें फ्लो नहीं हो रही है तो उस सिनेरियो के अंदर आपके एग्रीमेंट को लॉ कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकता है, एंड इट इज एक्सप्रेसली कंसिडर्ड एज वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, एक और चीज यहां पे बात की है, अगर आपकी जो एग्रीमेंट है उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड एज वॉइड। जब हम लोग कंसिडरेशन वाला पार्ट डिस्कस कर रहे थे, सेक्शन नंबर 25 के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन इट मींस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बराबर है। सो नो कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू नो कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक और चीज अपने को ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जनरल रूल है, इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शंस भी है, बराबर है। हम लोगों ने डिस्कस किया था आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, सेकंड हम लोगों ने चैरिटी के बारे में डिस्कस किया था, एजेंसी के बारे में डिस्कस किया था, टाइम बार्ड डेट के बारे में डिस्कस किया था, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था, रेमिशन के बारे में डिस्कस किया था। सो आइडियल जनरल रूल अपने को क्या बोलता है, इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, कुछ कुछ ऐसे सिनेरियोस है जिनको एक्सेप्शन दिया हुआ है, बाकी के सारे सिनेरियोस के अंदर बेसिकली आपके एग्रीमेंट को वॉइड घोषित किया जाता है, बिकॉज कंसिडरेशन मस्ट बी देयर। भले इनएडिक्वेट होगा चलेगा, लेकिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्विड प्रो को समथिंग इन रिटर्न शुड बी देयर फॉर द पर्पस ऑफ क्वालिफाइंग योर एग्रीमेंट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज अपने को समझना है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं जिसके बारे में एक्सप्रेस प्रोविजन दिया गया है, दैट इज एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। मैरिज यानी शादी की बात कर रही है। रेस्ट्रेंट का मतलब होता है आप रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, किसी के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो, किसी को रोक रहे हो, रोकने की कोशिश कर रहे हो।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक पापा अपने डॉटर की शादी रोकने के लिए उनको ऑफर कर रहे हैं कि बॉस मैं तेरे को 10 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं, आप शादी नहीं करेंगे, राइट। सो इस सिनेरियो के अंदर क्या आप शादी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, शादी के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लाने की कोशिश कर रहे हैं? जी हाँ। तो इस सिनेरियो के अंदर जो भी आपस में पार्टीज आपस में एग्रीमेंट बना रहे हैं उस एग्रीमेंट को लॉ कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। सो इफ योर एग्रीमेंट इज फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ मैरिज तो आप उसको कभी भी लॉ का सपोर्ट नहीं दे सकते। दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड आउट ऑफ द एम्बेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये चीज अपने को समझ के चलना है। लेकिन अगर आप मेरे साथ किसी माइनर बच्चे के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हो तो इट इज कंसिडर्ड एज वैलिड, क्योंकि अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ भारत के सिद्धांत के हिसाब से, भारत के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम लोग माइनर की शादी नहीं कराते हैं। मेजर अगर हो जाता है और उस मेजर को पूरा का पूरा चॉइस होता है कि वो आप अपने हिसाब से सारी की सारी पार्टनर को चूज करके आगे बढ़ सकता है। राइट टू लिव हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ा है, वो चीज अपने को यहां पे भी कवर कर देती है, राइट। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, आप किसी को ट्रेड करने से रोक रहे हो, रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? एक और चीज मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे भारत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, उसके अंदर पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है। उन फंडामेंटल राइट के अंदर वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज कि आप जहां चाहे वहां जा सकते हो, जो चाहे वो बिजनेस कर सकते हो, राइट। यू कैन डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, यू कैन प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ प्रोफेशन। आप ट्रेड भी कर सकते हो। प्रोफेशन का मतलब सर्विसेज देना, बिजनेस ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग करना। सो अगर आप किसी भी व्यक्ति को किसी एग्रीमेंट के जरिए धंधा करने से रोक रहे हो, बिजनेस करने से रोक रहे हो, तो आपका वो अग्रीमेंट को कभी लॉ सपोर्ट नहीं करता है। बट एक और चीज मेरे को आपको यहां पे बताना है, पहले से ही क्लैरिफाई कर देना है। अगर मैं अपना बिजनेस आपको बेच रहा हूं तो डेफिनेटली यू कैन पुट अ रेस्ट्रिक्शन ऑन मी कि बॉस आने वाले 3 साल तक 3 किलोमीटर के रेडियस तक, 5 किलोमीटर के रेडियस तक, 10 किलोमीटर के रेडियस तक आप ये बिजनेस ओपन नहीं करेंगे। क्योंकि जब मैंने आपका बिजनेस आपके गुडविल के साथ परचेस कर दिया है एंड आप तुरंत जाके मेरे पास में दूसरा दुकान ओपन करोगे, तो यहाँ पे जो मैं आपसे बिजनेस परचेस किया था, गुडविल परचेस किया था, अल्टीमेट कस्टमर्स आपके पास ही आएंगे। इसके अंदर बिजनेस का मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो अगर मैंने गुडविल के साथ आपका बिजनेस को परचेस कर दिया है तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, पाबंदी लेना अलाउड है। लेकिन अदरवाइज अगर आप किसी को बिजनेस करने से रोक रहे हो तो दैट थिंग इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन इंडिया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल नेवर सपोर्ट दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स। ये चीज अपने को समझना है, इसके लिए इसको एक्सप्रेसली वॉइड करके घोषित किया है। ओके जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, आप किसी को लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए भी नहीं रोक सकते हो। यार कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देयर आर 3 विंग्स, जुडिशियल विंग, राइट। पहले तो अपना लेजिस्लेटिव विंग है, फिर एग्जीक्यूटिव विंग है, फिर जुडिशियल विंग है। एक वो है जो लॉ बनाता है, एक वो है जो लॉ को इंप्लीमेंट करवाता है, एक वो है जो आपको सजा देने की बात करता है जब कभी आप कोई नॉन कंप्लायंस कर देते हो या वायलेशन ऑफ लॉ होता है। सो प्रैक्टिकली अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, इफ वी बोथ आर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, आई कैन नॉट स्टॉप यू टू अप्रोच टू द कोर्ट, राइट। इन केस अगर मैं मेरी प्रोमिसेस को नहीं मीट करता हूं तो आपको मैं कोर्ट तक जाने के लिए नहीं रोक सकता हूं, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड। इफ आई एम रेस्ट्रिक्टिंग यू टू फाइल अ केस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो इस तरीके के एग्रीमेंट को लॉ कभी नहीं सपोर्ट करता है। बट लेट मी टेल यू, हमारे भारत के अंदर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म होता है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होता है, जिसके अंदर आर्बिट्रेशन होता है, कंसिलिएशन होता है, मीडिएशन होता है। सो अगर आप कोर्ट के पास न जाते हुए इन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म को अपनाने की बात कर रहे हो तो दैट इज कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली वैलिड, क्योंकि हमारे कोर्ट ऑलरेडी ओवरबर्डन है और कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए ही ऑल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म को लाया गया है। सो इफ यू आर आस्किंग समवन नॉट टू गो टू द कोर्ट and but we can refer the matter to alternate dispute mechanism, that is absolutely allowed। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कंप्लीटली जाना ही नहीं है, ये चीज आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, बिकॉज दैट इज नॉट अलाउड एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड अगर आप ऐसे कुछ करने की कोशिश भी करते हो तो आपके एग्रीमेंट को लॉ कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा। आई होप यहां तक सारी चीजें क्लियर है, बराबर है जी। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, अगर आप कोई ऐसी एग्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो जिसका मीनिंग इज अनसर्टेन, व्हाट इज अनसर्टेनिटी? लेट मी टेल यू इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल। मान के चलते हैं मैं बेसिकली ऑयल्स के अंदर डील करता हूँ। आई हैव वेरी डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ऑयल। मेरे पास कोकोनट ऑयल भी है, सरसों ऑयल भी है, इंजन ऑयल भी है, मस्टर्ड ऑयल भी है। एंड यू आर कमिंग टू मी, आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड यू आर जस्ट गिविंग मी द ऑर्डर ऑफ कि 100 बैरल्स ऑफ ऑयल मुझे चाहिए, बराबर है। तो क्या यहाँ पे टर्म्स के अंदर क्लैरिटी है?
कौन से ऑयल के बारे में आप मेरे साथ बात कर रहे हो, किस प्राइस पे मुझे आपको ऑयल बेचना है, कब मुझे आपको ऑयल डिलीवर करना है, इसके बारे में कोई भी क्लैरिटी नहीं है, ना पेमेंट के बारे में है ना क्लैरिटी है। तो जब कभी आपके एग्रीमेंट के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं होती है, अनसर्टेनिटी होती है, तो अनसर्टेनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट को लॉ कभी भी सपोर्ट नहीं करता है। अल्टीमेटली आपका जो एग्रीमेंट होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, बराबर है। अच्छा, सो आपके एग्रीमेंट का मीनिंग सर्टन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं दोस्तों, वेजर बेटिंग के बारे में यहाँ पे बात कर रही है, सट्टा लगाना, बराबर है। सो अगर दो व्यक्ति आपस में बेट लगा रहे हैं, सट्टा लगा रहे हैं किसी भी चीज को लेते हुए, तो ये सट्टा लगाने का पीछे, अब जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस से वी बोथ आर बेसिकली यू नो बेटिंग, हम लोग दोनों मिलकर साथ में कहीं गए हॉर्स रेसिंग देखने, राइट। आपको लगता है कि हॉर्स नंबर ए जीतेगा, मुझे लगता है कि हॉर्स नंबर बी जीतेगा। आपने हॉर्स नंबर ए के ऊपर 10,000 की बेट लगाई, मैंने हॉर्स नंबर बी के ऊपर 20,000 की बेट लगाई, है ना। सो हम लोगों ने आपस में क्या किया है, एक दूसरे के साथ सट्टा खेला है। सो इस सिनेरियो के अंदर अगर आप जीत जाते हो और मैं आकर आपको पैसे देने से मना करता हूं, तो आप कोर्ट के पास जाके मेरी कंप्लेन नहीं कर सकते हो ये बोल के कि ये बंदा जुआ हार गया, ये बंदा अपनी बेट हार गया, तो इस बेट के हिसाब से आई शुड गेट द मनी। लॉ विल नॉट एंटरटेन you, court will not entertain you because agreement which is done in the form of wager is strictly disallowed by law, right। and ये चीज agreement बन के ही रह जाएगी, इसको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनने दिया जाता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे है, अगर मैं प्राइस के बारे में बात करता हूं तो प्राइस जीतना इज एब्सोल्युटली अलाउड। एग्जाम्पल, आप अपना घोड़ा लेके आए, मैं अपना घोड़ा लेके आया, राइट। हम दोनों ने हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करने के बारे में डिस्कशन किया, एप्लीकेशन फॉर्म भरा, वी बोथ पार्टिसिपेट, एंड हम दोनों में से अगर आप जीत जाते हो तो प्राइज मनी आपको बिल्कुल मिल सकता है। लेकिन अगर बेटिंग का मनी है तो वो आप नहीं वसूल कर सकते हो। जो भी आप जीते हो, जो भी आप हारे हो, आप उसके अगेंस्ट में कोर्ट के पास नहीं जा सकते हो। योर एग्रीमेंट विल जस्ट रिमेन एग्रीमेंट। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, इम्पॉसिबिलिटी के बारे में भी बात करना है, राइट। कि मैं चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा, क्यों फालतू की बातें करना है, नहीं हो सकती है ये सारी की सारी चीजें, राइट। आप चांद तक पहुंच सकते हो लेकिन चांद को आप नीचे नहीं लेके जा सकते हो। सो कभी भी अगर आपका बाबू सोना कोई आपको प्रॉमिस करता है कि मैं तेरे लिए चांद ले आऊंगा, तारे ले आऊंगा, पहली बात तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन नहीं सकता है, क्योंकि वो सोशल ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहा है। लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे कोई क्रिएट नहीं हो रहा है, सोशल एग्रीमेंट क्रिएट हो रहा है। एंड सेकेंडली, जो चीज इम्पॉसिबल है आप उसके बारे में बात कर ही नहीं सकते हो, राइट। पॉसिबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इम्पॉसिबल चीज है तो उसको कभी भी आगे नहीं लेके जाया जा सकता, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, यहां पे रेसिप्रोकल चीजों के बारे में बात की है कि एक ही एग्रीमेंट है जिसके अंदर लीगल भी हो रहा है, इलीगल पार्ट भी हो रहा है, लॉफुल भी हो रहा है, अनलॉफुल भी हो रहा है। सबसे पहले तो अपन इसको सेग्रीगेट करने की कोशिश करेंगे। सेग्रीगेट होने के बाद अगर होता है तो वेल एंड गुड, तो उसको लॉफुल वाले पार्ट को हम लोग कंसीडर करेंगे एंड अनलॉफुल वाले पार्ट को हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। बट अगर अपना लॉफुल एंड अनलॉफुल पार्ट दोनों सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है तो पूरा का पूरा एग्रीमेंट को यहाँ पे क्या वॉइड अग्रीमेंट करके घोषित किया जाएगा। मतलब लॉ इज नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू इन एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन। ये चीज अपने को समझ के चलना है, ठीक है जी। सो आई होप यहाँ तक सारी की सारी चीजें अपने को क्लियर हुई है। सो इस छोटे से वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है आपको बताने की कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनएनफोर्सेबल एंड इलीगल एग्रीमेंट, ठीक है जी। और हम लोगों ने ये भी समझने की कोशिश की है कि स्पेसिफिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से कौन से एग्रीमेंट को यहाँ पे वॉइड करके घोषित किया है एक्सप्रेसली। आई होप यहाँ तक सारी की सारी चीज़ें क्लियर है। इसमें अगर कोई डाउट है तो दोस्तों यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो। एंड इसके अलावा अगर आप मेरे से कुछ एक्सपेक्ट करते हो तो डेफिनेटली यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि किस तरीके से मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के अंदर।